एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पुग्धा मिश्रा और आज मेरे साथ है 5 डोर वाली थार। जी हां, थार रॉक्स। इसका रिव्यू लेकर आएंगे आपके लिए और साथ ही रिव्यू लेकर आएंगे टाटा की नई नवेली ईवी टाटा कर्व.ईवी का। अगर आपको एक महिंद्रा थार खरीदनी थी लेकिन उसकी लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी के कारण आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ मान नहीं रहे थे, तो महिंद्रा ने ये काम आपके लिए आसान कर दिया है। वो आपके कन्विंसिंग फ्रेंड का काम करने आ गए हैं और उन्होंने लॉन्च कर दी है महिंद्रा की थार रॉक्स। इस गाड़ी में आपको 2 एक्स्ट्रा डोर मिलते हैं जिनसे एंट्री और एग्जिट आसान हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कंफर्ट और फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल ये गाड़ी अब कैसी है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वेलकम टू एनडीटीवी ऑटो। सबसे पहले तो थार रॉक्स की जो लुक्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ डोर्स के बावजूद काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लगेंगी। और यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चेंज देखने को मिलता है वो है इसकी फ्रंट ग्रिल में। इसमें आपको अब 7 की जगह 6 स्लैट ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सी शेप्ड एलईडी DRLs मिलते हैं इसके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ। ये टॉप वेरिएंट्स में आपको ऑब्वियसली मिलते हैं। बम्पर है ये काफ़ी सिमिलर है थार 3 डोर जैसा। यहाँ पर साइड में ही आपको आपके टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। फिर साइड में वो बढ़िया चंकी क्लैडिंग देखने को मिलती है। एंड इस वेरिएंट में लगे हैं 19 इंच के एलॉय व्हील्स। और ये जो एलॉय व्हील्स का साइज़ है ये इस गाड़ी के प्रोपोर्शंस में काफ़ी अच्छे से बैठता है। ऑब्वियसली इसके जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे, बट उनकी जो टायर की प्रोफाइल होगी वो भी ज़्यादा हाई होगी। उसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको थार रॉक्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड जो स्टिक आउट करेगा थोड़ा सोर थंब की तरह आपकी आंखों को, वो है इसका रियर क्वार्टर ग्लास। और जो सी पिलर है वहाँ पर थोड़ा सा किंक देखने को मिलता है। कंपनी ने वो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से डाला है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमारी आंखों को भाया नहीं है। मे बी फ्यूचर में वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगने लग जाएगा। इसका जो डोर हैंडल है वो भी इसके सी पिलर पर माउंटेड है, तो वहाँ पर भी थोड़ा यूनिकली माउंटेड है। अदरवाइज इसका जो डोर आप खोलेंगे तो काफ़ी छोटा लगता है। रियर की तरफ मुड़ेंगे तो वही थार 3 डोर की तरह आपको जो स्पेयर टायर है बूट पर माउंटेड मिलता है। स्प्लिट टेलगेट आपको मिलता है। एंड जो टेल लैम्प्स हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा बदला हुआ है। बूट स्पेस की बात करें तो 447 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। तो पहली बार थार में आपकी फैमिली के लगेज को आराम से रखने के लिए जगह आपको मिल जाती है। साथ ही इसको आप 60-40 स्प्लिट फंक्शनैलिटी के साथ मिलती है, तो फोल्ड भी कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा सामान भी ले जा सकते हैं। थार रॉक्स के कैबिन में आने के बाद आपको काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ पुराने एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे इसका जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो थार 3 डोर जैसा ही है, लेकिन इसमें ढेर सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। जैसे इसमें आपको एक नई 10.2 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है, वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ। और ये जो टच स्क्रीन है इसमें आपको काफ़ी बढ़िया और क्रिस्प UI भी देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट भी बढ़िया है। फिर इसमें आपको एक 10.2 इंच की ही ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलती है। ये आपको कुछ 3XO की याद दिलाएगा। और फिर जब आप इसका स्टीयरिंग देखेंगे तो वो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो N की याद दिलाएगा। वहाँ पर भी आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, यहाँ पर भी आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सारे कंट्रोल्स वगैरह स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिल जाते हैं। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है। और ये जो सीट्स हैं यहाँ पर आपको लाइट कलर की लेदरेट सीट्स मिलती हैं। इनमें आपको फ्रंट में वेंटिलेशन फंक्शन भी मिलता है। अब ये लाइट कलर की होने के कारण आपको खुला डुला तो महसूस होता है, लेकिन ये गंदी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब इन कैबिन स्टोरेज स्पेसेस की बात करूँ तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी छोटा है, कूल्ड है। जो डोर पॉकेट है वो भी काफ़ी छोटी है। मे बी आप उसमें 1/2 लीटर की बॉटल फिट कर सकते हो। साथ ही आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। एंड जो अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज है वो भी काफ़ी कम है, बट एटलीस्ट मिलती ज़रूर है। अब करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जगह की बात, वो है इसकी सेकंड रो का एक्सपीरियंस। जब सीट्स पे बैठेंगे, सीट्स में आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हेडरूम और नी रूम काफ़ी अच्छा है अगर आप 6 फीट के हैं तब भी। इसके अलावा जो सीट्स हैं उनकी कुशनिंग वगैरह बढ़िया है। और इसमें जो फ्लोर है वो एकदम फ्लैट है, तो जो सेंटर पैसेंजर बैठेगा उसको ज़्यादा इशू नहीं होगा। सेकंड रो के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है वो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ जो एकदम रियर तक एक्सटेंड करता है। उसके अलावा यहाँ पर रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। आपके फ़ोन को होल्ड करने के लिए जगह दी गई है, लेकिन इसके जो डोर पॉकेट्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। सेफ्टी की बात करूँ तो ये एक
नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ग्लाइड प्लेटफॉर्म कंपनी से बुला रही है, ज़्यादा रीइंफोर्समेंट आपको देखने को मिलेगी एंड कंपनी का दावा है कि ये भी 5 स्टार की NCAP रेटिंग ज़रूर लेके आने के काबिल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और तो और TPMS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक नया जो बढ़िया एडिशन हुआ है वो है लेवल 2 ADAS फीचर्स का। और जब मैं ड्राइवर सीट पर आ गया तो वही कमांडिंग व्यू मेरे को रोड का मिलता है जो आपको थार 3 डोर में देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी ORVMs और यहाँ पर अब एक नया IRVM आया है, ऑटो डिमिंग IRVM है और फ्रेमलेस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम टच प्रदान करता है गाड़ी को। और क्वालिटी वगैरह में भी आपको काफ़ी बेटरमेंट देखने को महसूस होगी। सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ टच पॉइंट्स पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो एम्बियंस है इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। अब फिलहाल मैं इसका डीजल वेरिएंट चला रहा हूँ और इसमें लगा है ये मैनुअल गियरबॉक्स, जो हमें लगता है ज़्यादातर लोग प्रेफर करेंगे इस गाड़ी के साथ। अब परफॉर्मेंस कैसी है? करीबन 150 हॉर्स पावर आपको मिलती है और 330 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है और ये इंजन जो है काफ़ी ट्रैक्टेबल है। इसके साथ अगर मैं 20 की स्पीड पर तीसरे गियर में चला गया और मैंने पेडल फ्लोर कर दिया तो बिना स्ट्रगल किए इंजन स्पीड पकड़ लेता है। अब इस मैनुअल में जो गियर स्लॉटिंग का एक्शन है, ये देखिए, वो टिपिकल SUVs की तरह लॉन्ग थ्रोज आपको देखने को मिलते हैं। और इसका जो क्लच है वो ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है काम का है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, भले ही आप मैनुअल ही खरीदें इसका। अब ये इंजन और गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए स्वीट स्पॉट ज़रूर हिट करेगा, बिकॉज परफॉर्मेंस बड़े आराम से पकड़ लेता है। तो इसके साथ आप अगर हाईवेज पर सिंगल कैरेज वगैरह पर फुल हाउस के साथ ओवरटेक्स करना चाहोगे तो वो भी बड़े आराम से हो जाएंगे। अब पुरानी थार से कई लोगों को शिकायत थी कि उसकी राइड काफ़ी बम्पी थी, लेकिन यहाँ पर महिंद्रा ने इसकी राइड पर ढेर सारा काम किया है। इसमें नया पेंटालिंक सस्पेंशन देखने को मिलता है और ओवरऑल जो आपको राइड मिलती है, हाँ थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है लेकिन कंफर्टेबल उसे फिर भी कहा जाएगा कंपेयर्ड टू द 3 डोर थार। और मैंने नोटिस किया कि इसके जो NVH लेवल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, यानी आपको ना टायर नॉइज़ आती है ना आपको विंड नॉइज़ आती है। 100-110 की स्पीड पर आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करके आराम से अपना म्यूज़िक एंजॉय करते हुए इस गाड़ी में लॉन्ग क्रूजेस कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको हारमन का 9 स्पीकर सिस्टम तो दिया ही गया है। और जब आप क्रूज़ करेंगे तो ये इंजन इतना एफर्टलेस फील होता है, आप देखेंगे कि आपकी जो RPM है वो 2000 के आसपास ही रहती है, तो इससे आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगी लंबी जर्नीज पर। कॉर्नर्स पर जाते वक्त आपको इस गाड़ी के साथ एहतियात अभी भी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज ये गाड़ी लंबी भले हो गई हो लेकिन ऊंची फिर भी काफ़ी ज़्यादा है और बॉडी रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। नई थार के साथ कंपनी का एम साफ नजर आ रहा है। उन्हें थार रॉक्स एक फैमिली कार की तरह बेचनी है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। कुछ कमियां हैं, जैसे राइड में अभी भी बाउंस है, इन कैबिन स्टोरेज काफी टाइट है और अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ा कम है, लेकिन ये डील ब्रेकर्स नहीं है और ओवरऑल इसमें आपको रोड प्रेजेंस, फीचर्स और परफॉर्मेंस का मिश्रण काफी अच्छी कीमत पर मिल रहा है, जो इसे कई बायर्स की रेडार पर हाईलाइट कर देंगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब लेकर चलती हूँ आपको Curve.ev की ड्राइव पर। इंडियन ऑटो मार्केट के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें से टाटा मोटर्स मिसिंग था वो था मिड साइज SUV मार्केट, लेकिन अब उस गैप को फिल करने के लिए टाटा मोटर्स लेकर आ रहे हैं कर्व। पहले ये EV फॉर्म में आ रही है, उसके बाद पेट्रोल और डीजल फॉर्म में आएगी 2 सितंबर को। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। Curve.ev की जो प्राइसिंग टाटा मोटर्स ने रखी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रखी है। इनफैक्ट उनका एम था कि जो पेट्रोल ऑटोमेटिक के कस्टमर्स हैं उनके साथ प्राइस पैरिटी मिले। 17.49 लाख रुपीस से शुरू होकर कीमतें 21.99 लाख तक जाती हैं। तो अगर आप मिड साइज SUV सेगमेंट देखें तो उसमें कुछ जो हायर एंड के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इस प्राइसिंग के आसपास मिल जाएंगे और यहाँ पर तो आपको कुछ एक टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा कंसिडरिंग दिस इज एन EV। तो क्या आपको Curve.ev को कंसिडर करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। ये गाड़ी देखने में अच्छी लगती है,
कूपे एसयूवी है और वो बॉडी स्टाइल रियर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, इसीलिए मैं यहाँ से आपको इसके लुक की बात बता रही हूँ। फ्रंट पे भी कंपनी ने कुछ एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जैसे कनेक्टेड LED DRLs, जो कभी कभी काम नहीं कर रहे हैं हमारी इस टेस्ट ड्राइव में, ना सिर्फ हमारी गाड़ी में और भी गाड़ियों में। आई होप कस्टमर्स के पास जब ये गाड़ियाँ जाए तब तक ये इशू रिजॉल्व हो चुका हो। और नेक्सॉन की तरह ही इस गाड़ी में भी ये DRLs और टेल लैम्प्स वेलकम और गुड बाय पैटर्न बनाते हैं। 18 इंच के एरो एफिशिएंट एलॉयज हैं, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स हैं। ये टायर्स स्क्वायर व्हील आर्चेस में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ और एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स भी डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। देन जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं उनमें भी लाइट रखी गई है, जिससे आपको रात में भी उन हैंडल्स का अंदाज़ा लग सके। लेकिन उसमें मुझे एक दिक्कत नज़र आई कि जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तब भी वो फ्लश डोर हैंडल्स बाहर नहीं आते, आपको पुश करके उनको बाहर करना होता है और वो 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है गाड़ी को खोलने के लिए। इसमें पावर टेल गेट है जो कि जेस्चर कंट्रोल से भी खुलता है। इंटरेस्टिंग लुकिंग कार है, देखना होगा कि लोगों को ये कितनी पसंद आती है। कर्व के इंटीरियर्स एक झलक में आपको नेक्सॉन की याद दिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ बदला हुआ है। यहाँ पर आप ये मेटल इंसर्ट देख रहे हैं और ये जो सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। देन यहाँ पर आपको 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। यहाँ पर 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले है, कलर्ड डिजिटल, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है इसकी। मुझे लगता है फॉन्ट साइज़ थोड़े बड़े होने चाहिए थे। इसमें आपको arcade.ev भी मिल रहा है, जिसमें कुछ और ऐप्स और ऐड हो गए हैं। ऑटोमेटिक AC वायरलेस चार्जर, यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप A, टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। देन ग्लव बॉक्स के नीचे जगह अच्छी है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल रही हैं और जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल रहा है और साथ ही मिलता है 320 वाट का JBL का साउंड सिस्टम। अब ये जो स्टीयरिंग है देखने में ये अच्छी लग रही है, लेकिन ये इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बिजी और बड़ी पता चलती है। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्ट मिलता है, टेलीस्कोपिकली आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप इसे रीच के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो बैंड है वो काफ़ी चौड़ा है, फिर एक और चौड़ा बैंड आ जाता है। अगर आप हिल्स वगैरह पर हैं तो जहाँ पर आपको इसको ज़्यादा टर्न करना है, थोड़ा सा मुश्किल पता चलता है वो काम। सामान रखने के लिए ग्लव बॉक्स है, लेकिन सेंटर में कप होल्डर्स नहीं है। डोर पॉकेट में भी वाटर बॉटल रखने के बाद ज्यादा जगह नहीं बचेगी। लाइट कलर के इस्तेमाल से ये कैबिन खुला खुला पता चलता है। सेकेंड रो में एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जगह नहीं है और थोड़ा मुझे झुककर भी अंदर आना पड़ रहा है। That third was reassuring. टाटा मोटर्स ने रियर सीट पर भी कुछ एक फीचर्स ऐड करने की कोशिश की है, जैसे आप इस बैकरेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं 2 लेवल्स पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बट इट्स अ गुड थॉट। अब यहाँ पर थाई सपोर्ट मेरे लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बैटरी मिलती है। हेड रूम जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर रूफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कूप आउट की गई है। लेकिन अगर कोई मुझसे लंबा इंसान होगा, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है, तो अगर कोई मुझसे लंबा इंसान होगा तो उसको मुश्किल हो सकती है। और मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल ये होगी मूवमेंट के वक्त। अगर आप बिल्कुल पीछे की तरफ बैठते हैं तो मुश्किल उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर कुछ एक और फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो यहाँ पे जो 360 डिग्री कैमरा दिया है टाटा मोटर्स ने, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दिया है। और उन्होंने इस बार ये भी इंश्योर किया है कि इसमें जो सेफ्टी के एलिमेंट्स हैं वो ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी डिटेक्ट करती है कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं बैठा है तो गाड़ी मूव नहीं होगी। सामने का जो फ्लैप है, अगर आप वो जो चार्जिंग फ्लैप है, अगर आप वो बंद करना भूल गए हैं और गाड़ी मूव करती है तो वो फ्लैप खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स का उन्होंने टाइम रखा है, अगर तब तक वो विदाउट चार्जिंग फ्लैप खुला हुआ है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक साउंड भी डाली हुई है गाड़ी में, जो कि तब ऑन हो जाती है जब गाड़ी की स्पीड 20 kph से नीचे होती है।
तो अभी गाड़ी स्टेशनरी है, वो साउंड ऑन है, बहुत हल्की सी साउंड है, ये पेडेस्ट्रियंस को बताने के लिए कि गाड़ी आ रही है, क्योंकि आपको पता है ईवी है, उसमें कुछ ज़्यादा आवाज़ आती नहीं है। लेकिन ये नॉइज़ गाड़ी के अंदर जो बैठे हैं उनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, स्पेशली हेवी ट्रैफिक वाले एरिया में, जब गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट हमिंग आपको सुनाई देती है। अब इस गाड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको बता देती हूँ। तो पहले तो ये जो लेंथ है इस गाड़ी की वो 4.3 मीटर्स के आसपास है। मिड साइज एसयूवीज इतनी ही लंबी होती हैं और वहाँ पर ये बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठती है। इसका जो व्हील बेस है वो करीब करीब 2.6 मीटर्स का है। इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो 190 mm की मिलती है और इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 450 mm के आसपास की है। बूट स्पेस आपको यहाँ पर 500 लीटर का मिल रहा है और अच्छा खासा बूट स्पेस है, आप आराम से वहाँ पर सामान रख सकते हैं। ट्रंक भी है आगे, वहाँ पर आप करीब करीब 5 kg का सामान रख सकते हैं। अब बात करते हैं Curve.ev की ड्राइव की। तो इस पे सबसे पहले तो आपको बेसिक्स बता देती हूँ। 2 बैटरी चॉइसेस आपको मिल रही हैं, 45 किलोवाट आवर की बैटरी और 55 किलोवाट आवर की बैटरी। 45 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसमें जो पावर आउटपुट है वो है 150 HP का और रेंज आपको जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो 502 किलोमीटर्स की मिलती है। वहीं जो 55 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसमें आपको पावर आउटपुट मिलता है 167 HP का और रेंज है 585 किलोमीटर्स। टाटा मोटर्स ने उनकी जो अभी तक की ईवीज हैं उनका डेटा एनालाइज करके Curve.ev के लिए रेंज प्रेडिक्शन भी किया है, जिसके मुताबिक 45 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आपको रियल वर्ल्ड में 330 किलोमीटर से ऊपर की रेंज मिल सकती है। वहीं 55 किलोवाट आवर बैटरी के साथ 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज। अब ये ईवी है तो टॉर्क तो आपके पास तुरंत जैसे ही आप एक्सेलरेटर पुश करेंगे आपको काफ़ी सारा मिलता है, तो चढ़ाई चढ़ना या फिर कहीं ओवरटेक करना हो तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है, फटाफट ये गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। 215 Nm का टॉर्क मिल रहा है और वो आपको काफ़ी जल्दी सर्व हो जाता है, तो गाड़ी चलाने में मज़ा तो बहुत आता है। और हम इन पहाड़ों में हैं जहाँ पर इसको चलाने का मज़ा थोड़ा और बढ़ गया है, और क्योंकि रेंज भी ठीक ठाक है तो इतना जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तब भी इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। अब यहाँ पर आपको रीजन मैनेज करने के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। अब इसमें जो आपको टायर्स मिलते हैं वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स हैं, तो जब आप एक्सेलरेटर पेडल पुश करेंगे तो व्हील स्पिन पता चलेगा। अब ये स्टीयरिंग की बात करूँ तो मैंने बताया कि स्टीयरिंग साइज़ में मुझे बड़ा लग रहा है, पर इसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। जब आप स्लो स्पीड पर होते हैं तो ये थोड़ा हल्का रहता है और उसके बाद जैसे जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं तो इसमें थोड़ी सी वेट बढ़ जाती है। स्लो स्पीड पर आपको ये सेंटर में थोड़ा सा डेड पता चलेगा, बट अदरवाइज आई थिंक रिस्पॉन्स ठीक है इस स्टीयरिंग का। राइड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इस गाड़ी की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी पता चल रही है। अगर आप स्लो स्पीड्स पर हैं तो आपको जो थोड़े बड़े गड्ढे वगैरह हैं वो अंदर पता चलेंगे, लेकिन जैसे ही आप स्पीड पकड़ते हैं वो अब्जॉर्प्शन थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है। पर जो टायर का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, चौड़े टायर्स हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको ज़रूर पता चलेगा। ब्रेक्स का जो फील है वो काफ़ी नेचुरल पता चल रहा है। कई बार ईवीज़ में ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है क्योंकि उसमें एनर्जी रिकूपरेशन होता है, लेकिन इसमें जो ब्रेकिंग है वो प्रोग्रेसिव है और आपको काफ़ी नेचुरल पता चलेगी। जैसा कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में ब्रेकिंग होती है वैसी ही है प्रिटी मच। थोड़ा सा स्पॉन्जी है ब्रेक, पर बहुत ज़्यादा नहीं, एंड फील्स प्रिटी नेचुरल। Curve.ev का जो 0 to 100 का आंकड़ा है, जो क्लेम्ड आंकड़ा है, वो 8.6 सेकेंड्स का है, और जब आप इसे चलाएंगे आपको लगेगा कि ये गाड़ी काफ़ी क्विक है, काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ती है ये। टाटा मोटर्स ने सेफ्टी के लिए इस पर काफ़ी सारे फीचर्स दिए हैं। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स सेफ्टी पर काफ़ी फोकस करता आया है और इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 मिल रहा है, जिसमें आपको ओवर 20 फीचर्स दिए गए हैं। इन ऑल मुझे लगता है टाटा मोटर्स की तरफ से Curve.ev मिड साइज SUV सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आप इसकी खूबियां देखें तो देखने में ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। एटलीस्ट इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है, दूसरों से डिफ्रेंशिएटेड है। उसके बाद इसमें आपको फीचर्स बहुत सारे मिल रहे हैं। कुछ एक निगल्स हैं, कुछ एक मुश्किलें हैं, लेकिन अगर टाटा मोटर्स उनको सॉल्व कर लेता है
तो आई थिंक ये काफ़ी मैच्योर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक काफ़ी सीरियस कोशिश टाटा मोटर्स की है इस सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने की, और उसमें एक की एलिमेंट प्राइसिंग है जो कि टाटा मोटर्स ने पूरी तरह से नेल किया है। आज के शो में इतना ही, लेकिन ये हफ्ता खबरों के लिहाज से बहुत ही एक्साइटिंग रहा। ऑटो वर्ल्ड में एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जिस पर हमारी कवरेज जारी है हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। तो आप NDTV ऑटो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी सारी अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुँचे तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।